वैष्णो देवी सीट से बीजेपी आगे है। बीजेपी के बलदेव राज शर्मा आगे हैं। जम्मू की श्री माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी आगे है। बलदेव राज शर्मा 1995 वोट से आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बहुमत हासिल करता हुआ दिख रहा है, जम्मू रीजन में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है और शायद यही रणनीति भी थी बीजेपी की कि जम्मू में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाई जाए और कश्मीर रीजन में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ जाए जिससे सरकार अपने पक्ष की बनाई जा सके। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा में आखिरकार जज्बात कैसे बदल गए, हालात कैसे बदल गए। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार। रविंद्र, बीजेपी के लिए क्या यह अप्रत्याशित था या फिर पार्टी जो है आराम से तेल देखो और तेल की धार देखो वाले मोड पर थी? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वहाँ पर माहौल बना हुआ था उसको देखकर बीजेपी के नेता थोड़ा सशंकित तो थे कि हरियाणा में क्या होगा। और लीडरशिप परिवर्तन भी पिछले 6-8 महीने पहले ही हुआ था। मनोहर खट्टर की जगह पर नायब सैनी को बनाया गया था, लेकिन पार्टी ने पूरी मेहनत की गैर जाट वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए। और एक बात और, बीजेपी ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी नेतृत्व या नेताओं से जो गलती हुई थी, जो दलितों के बारे में कहा गया था राहुल गांधी या ऑपोजिशन द्वारा, उसको सुधारने की पूरी। रविंद्र, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। चरण सिंह सापला हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता है। चरण सिंह सापला जी, आपने अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी का बयान सुना होगा। वो बधाई दे रही हैं बीजेपी को और कह रही हैं कि कांग्रेस की रणनीति कमजोर है। देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने ये क्यों कहा कि कांग्रेस की रणनीति कमजोर है, इसका आकलन भी किया जाएगा। और प्रियंका चतुर्वेदी जी ने शायद वो महाराष्ट्र के संदर्भ में कहा होगा, क्योंकि आज हरियाणा के संदर्भ में कहा, हमारा हरियाणा के संदर्भ में कहा। नहीं, एक मिनट भाई, अरे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना भी होता है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। आज कल और परसों 3 दिन महाविकास आघाड़ी की सीट डिस्ट्रीब्यूशन की मीटिंग चल रही है। ठीक है, और हमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन का नतीजा भी लोगों को जल्द हमको सबको महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल को देना है। ठीक है, तो ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। चलिए, समझ गए। आप सही कह रहे हैं कि हरियाणा के नतीजों के बहाने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना का मतलब क्या है, वो भी जरा दर्शकों को बता दीजिए चरण जी। नहीं, अब दर्शक तो आपसे ज्यादा समझते, भाई जनता जनार्दन है, उनको पता है। क्योंकि देखिए, अभी इसके बाद आपने सही फरमाया, इसके बाद सबकी नजर महाराष्ट्र चुनाव पर होगी। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं ना कि शायद दबाव क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये वक्तव्य किया है। मैं तो पूरा कह रहा हूं। जी चरण सिंह जी, लेकिन अब जो है दोपहर का समय हो चुका है, 1 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है और कहीं ना कहीं नतीजे सेटल होते हुए आ रहे हैं और 51 सीटें जीती हुई। और हम आपके पास लौटेंगे चरण सिंह जी। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी जुड़ चुके हैं, जिनके साथ रविंद्र बात करेंगे। वीरेंद्र जी को बधाई दे दीजिए रविंद्र, और साथ साथ पूछिए कि क्या रणनीति रही हरियाणा में। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली प्रदेश में भी चुनाव होने की संभावना है और हरियाणा पास में है, एनसीआर कहलाता है। जो नतीजे आए हैं, क्या आपको लगता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है और क्या इसका दिल्ली पर भी कोई असर पड़ेगा? हरियाणा में हमारी जीत की जो हैट्रिक होने जा रही है, उसका मूल रूप से एक कारण है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार ने पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और विकास का जो एजेंडा बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही वीरेंद्र जी कि ईवीएम ने शासन में वापसी कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे कोई जम्मू में जो कश्मीर में वोट पड़ रहे हैं, वो ईवीएम ने नहीं दिए हैं क्या? कांग्रेस या बाकी विपक्षी दलों की ये लगातार एक प्रणाली रही है कि मीठा मीठा मेरा और बाकी सब दूसरों का। तो लोकतंत्र में इस तरह की हरकतें चलती नहीं और देश की जनता समझती है। और देश की जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है, आपने कहा दिल्ली में उसका असर पड़ेगा। दिल्ली में जो भ्रष्टाचारी शासन के लोग बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल, जब हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा के लाल बन जाते हैं, दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली के बेटे बन जाते हैं। रविंद्र, हमारे एक पैनलिस्ट ने सवाल उठाए थे कि अरविंद केजरीवाल ने तो बीजेपी को फायदा पहुंचाया और इसी वजह से उनको निकाला गया था जेल से बाहर। शुरू हो चुके हैं, पूछिए ये सवाल। ये कह रहे हैं, एक सवाल ये भी आ रहा है, कई पैनलिस्ट और अपोजिशन के कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को एन चुनाव के वक्त में निकाला गया बाहर से। उनका आरोप है कि उनको बाहर निकाला गया और उनका कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने बल्कि कांग्रेस को ही थोड़ा नुकसान पहुंचाया। देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल अंदर गए थे तो माननीय न्यायालय ने भेजा था, वो बाहर आए हैं तो माननीय न्यायालय ने भेजा है। तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें हमारा टिप्पणी करना बनता नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं
कि वो एक जमानती हैं, जमानत पे छूटे हुए लेकिन आदमी उनका हैं। अलायंस नहीं होने का असर कुछ पड़ा? अगर अलायंस हो जाता है कांग्रेस के साथ तो आपके लिए मुश्किल होती क्या? देश और दिल्ली की जनता ये समझती है कि भ्रष्टाचारियों को अलायंस राज्य और देश के लिए नुकसानदेह है, तो मुझे लगता है आगे भी वो करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकसभा में उन्होंने किया ना जी। मुझे लगता है कि तब भी हम साथ जीरो थे। कांग्रेस से चरण जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी ये सवाल बनता है। चरण जी, आम आदमी पार्टी ने किसका वोट काटा? देखिए, इसका आकलन निश्चित रूप से किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी की वोट जो गई है आम आदमी पार्टी को, वो किसकी वोट गई है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी वोट कटुआ पार्टी साबित हुई हो। मैं आज उसके ऊपर बहुत स्पष्टता से अभी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हो सकता है कि कल तक हम उसके ऊपर और स्पष्टता से बोल सके। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियों ने कहीं जाट वोट काटा होगा, कहीं दलित वोट काटा होगा, उसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ होगा। नहीं तो 51 जो आए हैं ये कोई ना कोई कारण से तो आए हैं ना जी। एक बड़ी खबर आ रही है चरणजीत जी, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जेपी नड्डा ने नायब सैनी से बात की है। नड्डा ने नायब सैनी को शुभकामनाएं दी हैं, तो अब शुभकामनाएं देने की बात शुरू हो चुकी है। प्रदेश संगठन के काम को लेकर के बधाई दी है नायब सिंह सैनी, जिन्हें कुछ समय पहले ही चुनाव से पहले प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, नेतृत्व परिवर्तन किया गया था, और कहीं ना कहीं ये दांव बीजेपी का कामयाब साबित होता हुआ दिखाई दिया है। और जेपी नड्डा ने नायब सैनी को बधाई दी है। नायब सैनी जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं और उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी गई। ऐसा लगता है कि जाट वर्सेस गैर जाट का जो ध्रुवीकरण होता है, कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर का साथ बीजेपी को मिला है, ये अब तक दिख रहा है। और इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। डोडा सीट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत ली है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। डोडा सीट आम आदमी पार्टी ने जीत ली है, यानी कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है जम्मू के डोडा सीट से। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, ये बहुत बड़ी जीत है। भले एक सीट यहां पर जीती हो जम्मू में आम आदमी पार्टी ने, लेकिन खाता खुला है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है अब तक रुझानों में, लेकिन जम्मू के डोडा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो गई है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आम आदमी पार्टी आखिर किस टीम की तरफ से खेल रही है। कई पैनलिस्ट ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के उतरने का मतलब ही ये था कि वो कांग्रेस के वोट को काटे, जिसकी चर्चा देखिए आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने यहां से जीत दर्ज की है। महराज मलिक ने डोडा सीट जीत ली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से बहुत बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने एक और स्टेट में अपना खाता खोल लिया है। और हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी से आरपी सिंह जी हैं और कांग्रेस से चरणदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणदीप जी, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, आप लोग तो कह रहे थे किसका वोट काटा, लेकिन आम आदमी वही पार्टी है जिसने कि दिल्ली में आपको हराया, पंजाब में आपको सत्ता से बाहर किया, गुजरात में जाकर के आपके वोट काटे, और गोवा तक में वहां जो अच्छा प्रदर्शन किया, और अब तो जम्मू में भी एक सीट जीत चुकी है आम आदमी पार्टी। वोट कटवा कहना कहीं ना कहीं अब जो है अंडर स्टेटमेंट होगा उनके लिए। नहीं, देखिए, अंडर स्टेटमेंट की बात नहीं है। जो जहां पे वस्तु, मैंने ये कहा, आज मैंने निर्णय नहीं कहा है, मैंने कहा कि ये आकलन किया जाएगा, और हो सकता है आकलन करने के बाद में ऐसी परिस्थिति और ऐसी चीजें हमारे सामने आए कि ये नजर आए कि उनकी वोट काटने की वजह से हमारे कई कैंडिडेट हारे। ऐसे हो सकता है, क्योंकि देखिए हरियाणा छोटा राज्य है। छोटे राज्य के अंदर कुछ मात्र अगर 500 वोट भी कट जाएं, अगर 800 वोट भी कट जाएं, तो उसका एक प्रभाव पड़ सकता है। ये तो थोड़े समय के बाद में पता लगेगा कि कितनी सीटों पर तो यानी कम मार्जिन से पीछे रहे हैं। यानी चरण जी, आप इस बात को मान रहे हैं ना कि कांग्रेस का वो वोट कटा है जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है और बीजेपी फायदे में गई है, ये बात आप मान रहे हैं? नहीं, जो रुझान देखिए, मैं अभी तक के रुझान पर बोल रहा हूं, ये कोई नतीजे नहीं आए हैं। नतीजे इससे विपरीत भी हो सकते हैं। हो सकता है आने वाले 2 घंटे के बाद में नतीजे अलग हो सकता है कि नतीजे बदल जाए, लेकिन अगर नतीजे नहीं बदलेंगे चरण जी, तो फिर यह सवाल कांग्रेस से जरूर पूछा जाएगा कि आपने जिन मुद्दों को उठाया, महिला पहलवान का मुद्दा उठाया, आपने जवानों का, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, आपने किसानों का मुद्दा उठाया, क्या इन मुद्दों से आप पब्लिक से, जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए क्या? नहीं, देखिए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इसको 2019 से कंपेयर करना चाहूंगा। 2019 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर हरियाणा में 28% था,
भारतीय जनता पार्टी का 58% था। 30% भारतीय जनता पार्टी हमारे से आगे थी। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम 5-5 सीटें दोनों जीते हैं जी। आज भी भारतीय जनता पार्टी का वोट डिफरेंस होगा परसेंटेज में, वो मात्र 1-1.5% का ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मुद्दे जो देखिए वोट परसेंटेज जो इलेक्शन कमिशन की साइट में है 39% आपका है, 39% बीजेपी का है। यहाँ चरणदीप जी एक छोटा सा फैक्ट बताते हुए मैं अब जाऊंगा आरपी सिंह जी के पास। वही कह रहा हूं जी, 1998 और 1999 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो वोट प्रतिशत उनका कम था, लेकिन यहाँ भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। अगर वोट प्रतिशत ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से सीटें उस अनुपात में नहीं होती हैं। इन सब के बीच आरपी सिंह जी, कहीं ना कहीं हरियाणा में आपकी रणनीति कामयाब होती हुई दिखी है और नायब सिंह सैनी को प्रदेश की कमान सौंपना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ लगता है। देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि पार्टी का जो निरंतर काम करने का तरीका है वो दूसरी पार्टी के पास नहीं है। हमारे यहाँ कोई सिर्फ चुनाव में काम नहीं होता, लगातार सरकार हो या विपक्ष में हो, निरंतर कैडर हमारा काम करता है। हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख का प्रोसेस है, त्रिदेव का प्रोसेस है, उसके ऊपर पोलिंग बूथ के इंचार्जेस का प्रोसेस है, फिर मंडल है, फिर शक्ति केंद्र बीच में है, फिर मंडल है। तो सारा जो प्रोसेस है वो इतना अच्छा प्रोसेस हो चुका है, इतनी मशीनी वेल हो चुकी है कि हम लोग चुनाव में उतरते हैं और अच्छी मजबूती से उतरते हैं। और ये अच्छा, लोकसभा इलेक्शन में लेकिन सर वो स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं हो पाई थी, सीटें घट गई थी आप लोगों की, आधे हो गए थे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक। जम्मू में हम लोग लगभग 28 सीटें या 29 सीटें, अभी जम्मू में हमारी 29 सीटें आ रही हैं, ठीक है। इसमें अभी हमारे रिबेल्स भी हैं, दो रिबेल भी हैं जो बाहर हैं, अभी इस 29 के बाहर है। मैंने शुरू से कहा था 28 से लेकर 35 बीच में हम आएंगे। मैं मानता हूँ कि कश्मीर की घाटी में एक तरफा वोट हुआ है। हमें लगता था कि शायद लोग वहां पर फ्रेगमेंटेड वोट देंगे, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो बनेगी। हम जो मैंडेट तो इसका मतलब कि आरपी सिंह जी आप मान रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर में आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन रही है, मान लिया बीजेपी ने? अभी के जो रुझान है उसके अनुसार यही दिखता है, परंतु अभी और 2 घंटे तक वो रुकेंगे। मतलब जम्मू कश्मीर आप हारे, हरियाणा में जीत गए। अरे आप एक मिनट रुकिए ना जी, एक मिनट रुकिए जरा। जम्मू कश्मीर किस कंडीशन पे जीते हैं जरा ये भी समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम पत्थरबाजों को छोड़ेंगे और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। वो कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों के परिवारजनों को नौकरी देंगे, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। वो कह रहे हैं कि हम ऑटोनॉमी वापस लेकर आएंगे, 1953 का स्टेटस, जिसमें कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सीएम की जगह पीएम होगा। कश्मीर के 2 झंडे होंगे, ये कांग्रेस उनके लेकिन साथ सर खड़ी है। जनता ने वोट डाला है, जवाब देंगे, सापरा साहब जवाब देंगे। सापरा साहब जवाब दीजिए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी सत्ता के समय 10,000 पत्थरबाजों के केस इन्होंने वापस लिए थे और मेजर आदित्य कुमार पर जो एफआईआर हुआ था ना, वो इन्हीं की सत्ता में हुआ था। आसिया अंद्राबी की फोटो जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर पर, यानी इन्हीं की सत्ता में आई थी। आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बड़ी अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट जीत ली है। 2 जगह से उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा है। बडगाम सीट से, एक सीट से वो चुनाव जीत गए हैं। सुबह खबर आई थी कि दोनों सीट से उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे थे। ये वो उमर अब्दुल्ला है जिन्होंने 370 हटने के बाद कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, जहां पर राशिद इंजीनियर से वो हार गए। उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, वो भी 2-2 सीट से। एक सीट बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला ने जीत ली है। और पगड़ी की बात जो उन्होंने ये भी कहा था कि पगड़ी अपनी जो वो उतारने को तैयार है, जनता के बीच ले गए थे। सब कुछ आपके हवाले, ये कहा था उमर अब्दुल्ला ने। और उमर अब्दुल्ला की पगड़ी ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने संभाल ली है, बचा ली है, क्योंकि यहां पर वो एक सीट पर जीत गए हैं, बडगाम सीट जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। साबरा साहब अपनी बात आप पूरी करें। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जैसा कि सबको उम्मीद थी और बीजेपी खुद भी ये मान रही थी, स्ट्रेटेजी उसकी यही थी कि भाई कश्मीर घाटी में वोट बढ़ जाए, आपको ज्यादा सीटें ना मिलने पाए, जम्मू में एक तरफा उनकी जीत हो जाए। ये स्ट्रेटेजी तो लगभग कामयाब दिखती है, भले ही आप लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सत्ता होने के कारण और केंद्र की सत्ता जो 10 वर्षों से वहां पर काबिज है, जो एलजी के जरिए से ये जो गवर्नर रूल वहां पर चल रहा था, उसके तहत इन्होंने कई सारी चीजें मैनेज करी है। डिलिमिटेशन वहां पर किया, डिलिमिटेशन में इन्होंने जम्मू के अंदर कुछ सीटें बढ़ाई हैं, कश्मीर के अंदर 1-2 सीटें कम हुई हैं। तो ये सारा प्रयास आज से नहीं, बहुत सालों से चल रहा था।
भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली क्या करा कि जो छोटी पार्टियां हैं, राशिद इंजीनियर की पार्टी, साजिद लोन की पार्टी या अल्ताफ बुखारी की पार्टी, ये तमाम सारी पार्टियों को इन्होंने फाइनेंस किया। ये इनकी बी टीम है। और जितने भी इंडिपेंडेंट थे कश्मीर के अंदर, वो सारे वोट कटुआ इन्होंने प्लान किए थे ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जहां भी खड़े हों जी, वहां पर उनकी वोट कटे और भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत करके आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये तो खुद वहां पर 28 सीटों पर कश्मीर में लड़े ही नहीं है, इनकी हिम्मत ही नहीं थी। जिसने आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। 370 हटाया और 370 के आधार पर इन्होंने पूरे देश में राजनीति की, पूरे देश के अंदर ठीक है, वोटें ठीक है, हथियाई। ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। के अंदर इनको रिजेक्ट देखिए किया गया। सापड़ा ठीक है, साहब, जो ठीक है। नेहरू जी ने किया उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी ये 370 और 35 के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। अलगाववाद के बीज बोने के लिए लगे हुए हैं। ये कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की आज भी उसी दिशा की बात कर रहे हैं। ये आज भी कह रहे कि नहीं 370-35 से हटाया, देश में हटाया। अरे हटाया, बिल्कुल हटाया 370-35 से। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। मैं इनका सिंह साहब, सापरा जी, एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बताते चले। हरियाणा की जींद से बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जीत गए हैं। कांग्रेस के महावीर गुप्ता को उन्होंने हराया है। जींद में 15,860 वोट से बीजेपी की जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बहुत धीरे अपडेट किया जा रहा है डेटा। लेकिन सापरा साहब, अब तो एक के बाद एक जीत के नतीजे सामने आ रहे हैं हरियाणा में। आप कम से कम उस आरोप को वापस ले लीजिए आप लोग। आरोप बिल्कुल सही है आरोप, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन आंकड़े धीरे धीरे से रिलीज कर रही है, तो आरोप लगाना लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। आप कैसे हमारा अधिकार छीन? विरोधियों पर आरोप लगाए, ठीक है सर, लेकिन चुनाव आयोग एक संस्था पर आरोप लगाना, ये तो जब आंकड़े आ रहे हैं तो फिर वो आरोप तो स्टैंड नहीं करते ना। गौरव भाटिया, इस पर जवाब दीजिए। मत होइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी जी, ना, एक मिनट मेरी नहीं, चरण जी ठीक है, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए सापरा साहब, बात, हाँ नहीं, बात पूरी कीजिए। एक मिनट। हमने चंडीगढ़ के अंदर हमने देखा किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। क्या वो गलत था? सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कमेंट भी कराई है ना सुप्रीम कोर्ट ने। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा सकते हैं? वहां तो ईवीएम से वोट नहीं हुआ था ना सर। तो भारतीय जनता पार्टी सापरा साहब, आई है। सापरा साहब, दोनों ही बातें आपकी तरफ से कैसे आ सकती हैं? नहीं, वहां तो ईवीएम से वोट हुआ नहीं था। इन्होंने वो तो महाराष्ट्र में और मुंबई में भी हुआ ना। जी जी, मुझे लगता है कि बीजेपी से जवाब ले लेना चाहिए। हमारे साथ गौरव भाटिया में ज्वाइन कर चुके हैं। गौरव भाटिया जी, मतलब 500 से 1000 की मार्जिन वाली सीट को बीजेपी मैनेज कर रही है क्या? ये आरोप कांग्रेस का है। पवन खेड़ा ने कहा कि जानबूझ करके इसलिए काउंटिंग स्लो किया गया है। देखिए, छाती जो पीट रहे हैं उन पे बात पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको बधाई, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर की जनता को बधाई। और मैं तो धन्यवाद देता हूं, उन्होंने दिखा दिया कि कैसे भारत का लोकतंत्र केवल जीवित नहीं है, भारत का लोकतंत्र बड़ी मजबूती से जीवित है। और जो लोग विदेशी धरती पे जाके ये कहते थे कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, उनको आज करारा जवाब दिया जी। दूसरी बड़ी बात यह है, हरियाणा में, पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं, प्रो इनकम्बेंसी क्या होती है ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने कर दिखाया है। जब आप फौलादी इरादे से जनता के प्रति समर्पित होते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड रख के चुनाव में जाते हैं, तो जनता आपको आशीर्वाद देती है। तीसरी बार लगातार हैट्रिक बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। और हिट विकेट कौन हो रहा है वो भी बताना जरूरी है। हिट विकेट वो व्यक्ति हो रहा है जो बता रहा था कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है। नहीं, हरियाणा की जनता ने बताया जलेबी ईमानदार हलवाई बनाता है। ठीक है, और वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। सापरा साहब जवाब दीजिए। सापरा साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं कर रहे, इनके दिल के अरमा मेरे को समय मिलेगा तो दिल के अरमा वहां पर आंसुओं में बह गए। नहीं, ठीक है, तो मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं। और हरियाणा की बात जहां पर है, जो हमें कमियां कहीं नजर आएंगी, तो लोकतंत्र के अंदर हमको इजाजत है उस बात को उजागर करना, जनता के बीच में लाना, जनता की अदालत के बीच। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी आंकड़ों को धीमे धीमे से दिखा रही है, तो क्यों धीमे धीमे से दिखा रही है? भैया, हमने मुंबई में भी देखा था, यहाँ पर जो एक सीट नॉर्थ वेस्ट की, लेकिन वो आंकड़े तो जम्मू कश्मीर के भी दिखा रही है। वो आंकड़े तो जम्मू कश्मीर के भी दिखा रही है सापरा साहब, जहां पर आप लीड कर रहे हैं। फिर दूसरे को वापस ले लिया गया। मैं उत्तर दे दूं? क्या आप मेरे ऊपर बोलते ना, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, बोलिए। नहीं, मैंने कहा वही आंकड़े तो जम्मू कश्मीर में आपके पक्ष में जा रहे हैं, तो वहां फास्ट है, यहां स्लो।
नहीं, मैं देखिए जहां पर गलती होगी, अगर हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन धीमे से चल रहा है तो निश्चित रूप से हम पॉइंट आउट करेंगे, उससे जम्मू कश्मीर के साथ गौरव भाटिया जवाब देना चाहते हैं। गौरव भाटिया, जहां पर गलती होगी वहीं पे पॉइंट आउट होगा ना। ओके, मैं यही तो कह रहा हूं। तो इलेक्शन कमीशन को अपना निर्णय जो है वो चंडीगढ़ के सापरा साहब देखिए, यहाँ इसी पर तो मामला जो है, जवाब देना चाह रहे हैं। इसी पर तो जो है सवाल ये उठाया जाता है कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां गलती नहीं होती, जहां कांग्रेस हारती है वहां गलती ढूंढी जाती है। गौरव भाटिया इस पर जवाब दीजिए। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या चंडीगढ़ में गलती नहीं हुई थी क्या भारतीय जनता पार्टी की? गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड करें सर। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं, इसीलिए कांग्रेस का बुरा हाल हो रखा है कि इनको लगता है कि कमी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है, ईवीएम में है, मीडिया में है, जुडिशरी में है, भारत के लोकतंत्र में है, जनता में है, लेकिन कमी इनके फॉल्टी प्रोडक्ट में है जो लॉन्च नहीं होता है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूँ, ये अभी गाना बता रहे थे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो वो निकाह मूवी का है। एक मूवी और थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें बार बार कहते हैं पलट पलट सिमरन पलट। कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर आज वही बना हुआ है, वो कह रहा है ये परिणाम पलट पलट, लेकिन पलटेगा नहीं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जनता ने नकार दिया है इनकी राजनीति को। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं भाजपा के लिए जो वोट करता है वो राक्षस है। हेमा मालिनी के गाल चाटने के लिए थोड़ी ना हम हैं। और एक महिला का जो अपमान हमने मंच पे देखा है, दीपेंद्र हुड्डा बगल में खड़े हैं और कांग्रेस की नेत्री है, और उसके साथ क्या क्या नहीं हो रहा था जी। अब आप मुझे बताइए, जवान कहाँ खड़ा है, किसान चलिए कहाँ इस खड़ा पर है, हम बात करेंगे। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के भी हम बात करेंगे, इसे बहुत प्रमुखता से उठाया गया था। एक बड़ी खबर बीच में अपने दर्शकों को बता देते हैं, जम्मू कश्मीर के 6 सीट पर बीजेपी जीती है। उधमपुर पूर्व से रणबीर पठानिया जीते हैं, जबकि चेनानी सीट से बलवंत सिंह जीते हैं। बिलावर सीट से सतीश शर्मा की जीत हुई है। बसोली से बीजेपी के दर्शन कुमार जीते हैं। जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता ने जीत दर्ज की है। जम्मू उत्तर से श्याम लाल शर्मा ने चुनाव जीत लिया है। यानी कि जम्मू रीजन में बीजेपी ने अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा है। तो अब सिर्फ रुझान नहीं बल्कि नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं तो हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार वहां पर बन रही है, तो जम्मू कश्मीर में 48 सीटों के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर सरकार बनाती हुई साफ नजर आ रही है। साबरा साहब, जम्मू कश्मीर में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया, आपने कहा दोनों के एजेंडे अलग थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, 370 की वापसी। आपने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अब तो आप सरकार बनाने जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस को तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। 370 की वापसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है कांग्रेस। सापरा साहब, लगता है कि उनसे संपर्क कट गया है। देखिए, आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने कौन कौन सी सीट यहां पर जीत ली है, हरियाणा से किसने किसने जीत दर्ज की है। खरखौदा की डिटेल आ रही है। जम्मू कश्मीर के 6 सीट पर बीजेपी जीती है, जबकि खरखौदा में बीजेपी उम्मीदवार पवन खरखौदा की जीत हुई है। 5635 वोट से जीते हैं खरखौदा में। और फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। थोड़ा ऊंचा बोले। चला अश्व बचत हो बहुत मुश्किल काम है, मोहब्बत से
मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाबी बख्शी। अल्लाह करे कि हम इस कामयाबी को ले जा सकें और जो वादे हमने अपने मंशूर में रखे हैं उनको पूरा कर सकें। मैं इसके सिवा आज कुछ और नहीं कह सकता, मगर यही कहूँगा कि काम बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, उनको हम आपके मीडिया के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हम मीडिया को जो मैंने वादा किया है या मीडिया की आज़ादी को बहाल करेंगे और जो मीडिया के लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है उनको इंशाल्लाह हम आज़ाद करेंगे। सर, बीजेपी और पीडीपी के लिए आप क्या कहेंगे? उनको भी मुबारक करता हूँ, उन्होंने भी अपना इलेक्शन में हिस्सा लिया है, वो भी काम कर रहे हैं, करे कि वो सब रियासत। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जुलाना से विनेश फोगाट की जीत। हरियाणा के जुलाना से विनेश फोगाट जीत गई हैं। विनेश फोगाट, रेसलर विनेश फोगाट जो इस बार अब चुनावी मैदान में उतरी और पहले ही मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल कर ली है। जुलाना से जीत गई हैं। ओलंपिक मेडल से चूक गई थी, लेकिन यहां पर उन्हें जनता का मेडल मिल चुका है। जुलाना से वे विधायक बन चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विनेश ने बीजेपी के योगेश कुमार को यहां से पटकनी दी है, योगेश कुमार को यहां पर हराया है। विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेकर के राजनीति में एंट्री की, डेब्यू था और डेब्यू में ही उन्होंने यहां पर पहली ही बारी में जीत दर्ज कर ली है। जुलाना जो कि विनेश फोगाट का ससुराल है, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा और यहां कांग्रेस की सीट पर विनेश फोगाट ने जीत दर्ज कर ली है। हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़े हुए हैं लगातार। गौरव भाटिया, विनेश फोगाट की जीत पर बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे आप? हमारी बहन है, उनको शुभकामनाएं। और जैसा आपका चैनल दिखा रहा है, इन्होंने हमेशा भारत का मान बढ़ाया है, तो क्यों नहीं देंगे। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का ही है कि जब विनेश फोगाट का पदक छीना गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा शी इज़ चैंपियन ऑफ चैंपियंस जी। जो देश के सबसे अच्छे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, उनसे पैरवी करवाई। और तीसरी बात है, नायब सिंह सानी जी ने कहा पदक नहीं भी मिला, जब विनेश फोगाट वापस आएंगी तो हरियाणा में उनका सम्मान वैसे ही किया जाएगा जैसे वो एक मेडलिस्ट है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र की जीत है और यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। कांग्रेस छाती पीट रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोस रही है। हम कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से भी कोई नेत्री जीती है तो वो विपक्ष में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। गौरव जी, विनेश फोगाट भले ही जीत गई हो, लेकिन विनेश फोगाट के जरिए जो महिला सुरक्षा का मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया गया था बीजेपी की ओर से, पहलवानों के साथ आप जोड़ करके उसको पूरा देखा गया था, उसे किस तरह से बीजेपी ने नेगेट किया, किस तरह से उसका मुकाबला किया? नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आज से कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार में कांग्रेस की एक रैली हो रही थी, सभा हो रही थी। वहां पे एक कांग्रेस नेत्री थी मंच पे और दीपिंदर हुड्डा थे। उसके साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हुई, शी वॉज फिजिकली एब्यूज्ड। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। और सिमी रोजबेल, हमने देखा वेस्ट बंगाल में किस तरह से एक हमारी बहन डॉक्टर की हत्या कर दी गई, बलात्कार हुआ। क्या आपने सुना कि किसी ने कांग्रेस पार्टी से कुछ बोला हो? नहीं। तो महिला सम्मान जो है ये कांग्रेस के लिए केवल ढोंग और नाटक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हमारी प्रतिबद्धता है। और इसीलिए शायद हरियाणा की जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उन्होंने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर पर गौरव भाटिया जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है रुझानों में। इलेक्शन कमीशन की साइट में 41 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, यानी कि गठबंधन में कांग्रेस जरूर है लेकिन कांग्रेस मात्र 6 सीट और वो बहुमत के आंकड़े से मात्र 5 सीट दूर है अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप तो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कमल खिलने वाला है। देखिए, बहुत सम्मान के साथ मैं ईवीएम पे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ठीकरा नहीं फोड़ूंगा। मैं एक कहूंगा, जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कुछ बातें महत्वपूर्ण और एक बड़ी बात आपके चैनल पे कर रहा हूं, मैं समझता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण है। जीत लोकतंत्र की हुई है, भारत की हुई है। कैसे, मैं बताता हूं। कई बार आपको युद्ध जीतने के लिए लड़ाई हारनी पड़ती है। अनुच्छेद 370 जो कि
टेम्पररी था, उसको हटाने का मादा किसी भी कांग्रेस सरकार में नहीं था। 55 साल सत्ता में रहे, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया और ये जीत उसी संविधान संशोधन की है। हम आज भी पिछली जो हमारी परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर हमने किया है। दूसरी बात, हमें एक बड़ी खबर आ रही है कि अपने दर्शकों को बता दें सर, एक बड़ी खबर आ रही है, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से सीएम बनेंगे। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, जो कि इस बार कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की जीत के बाद पहला रिएक्शन आया और उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को यहां बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और ऐसे में अब अगले मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने जनता के सामने झोली फैला करके उनसे आशीर्वाद मांगा था कि अब सब कुछ आपके हाथों में। 2 सीट से चुनाव लड़ा, बडगाम सीट जीत चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि जनता का शुक्रिया और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सापरा जी, कांग्रेस से बातचीत किए बिना ही फारूक अब्दुल्ला जी ने ऐलान कर दिया इस दम पर कि 41 सीटों पर वो आगे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, गठबंधन के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं जो विचार विमर्श हुआ भी होगा। सारी बातें मीडिया को नहीं बताई जाती हैं। विचार विमर्श सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, फारूक अब्दुल्ला जी का वो बयान सुना देते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, चीफ मिनिस्टर कौन है? शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर साहब, चीफ मिनिस्टर कौन है? शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर साहब, चीफ मिनिस्टर कौन है? शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। जी, पूरे जोश के साथ, तेवर के साथ फारूक अब्दुल्ला ने कहा उमर बनेगा सीएम। बातचीत हुई कि नहीं कांग्रेस से? देखिए, निश्चित रूप से हाईकमांड से बातचीत हुई होगी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने खरगे साहब से और हमारे और केंद्रीय नेतृत्व से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से निश्चित रूप से बात करी होगी। हर चीज मीडिया को भी नहीं बताई जाती है। लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें, सापरा जी, आप गठबंधन में लड़े जरूर, लेकिन 41 सीटों पर अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बना ली है। यानी कि उसको आपकी भी जरूरत नहीं है। निर्दलीय साथ आ जाए तो फिर कांग्रेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। देखिए, ये अगर और मगर की जो बात है ना, सर, राजनीति में अगर मगर से ही डगर खोजी जाती है सर। नहीं तो नहीं, अगर मगर पे डगर आप खोज सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन प्रीपोल अलायंस है, ऐसी बात नहीं है। आप अभी हमारे में झगड़ा लगा करके भारतीय जनता पार्टी को खुश मत करिए। अरे नहीं सर, झगड़ा नहीं लगा। चरणजीत सिंह जी, जब चुनाव चल रहे थे तो उमर अब्दुल्ला का यह कहना था कि आप लोग कश्मीर में क्यों आ रहे हैं, कश्मीर के बजाय आप जो है जम्मू रीजन पर फोकस क्यों नहीं करते राहुल गांधी। और आपकी पार्टी का प्रदर्शन मान लीजिए 6 सीटें ही मिली हैं कांग्रेस को, जम्मू में जो है खराब प्रदर्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने की बात तो है कि उमर अब्दुल्ला ठीक कह रहे थे तभी। देखिए, ऐसा है, ये सारी बातें, अब चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, अब नए सिरे से जम्मू कश्मीर को हमें सरकार देनी है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है और जम्मू कश्मीर की जनता ने जो एनसी में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विश्वास जताया है, ये प्रीपोल अलायंस था, कोई पोस्टपोल अलायंस नहीं है। चलिए, रुझानों के आधार पर ही फिलहाल हम उनके साथ, रुझानों के आधार पर ही आप बधाई ले लीजिए, लेकिन एक चीज साफ करते जाइए सर, 370 पर अब तो कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अब सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कई सारी चीजें होंगी जो तय होने के बाद में मीडिया के सामने आएगी, जनता के सामने आएगी। अब सारी बातें आज ही तो तय नहीं हो सकती ना। आप खुद ही कह रहे हैं कि ये तो रुझान है, अब नतीजों में बदलने दो, उसके लेकिन सर अब तो 2 बजने को है ना, अब तो जो है काफी कंसोलिडेट हो चुके हैं। अब जो रुझान है सर वो कंसोलिडेट काफी हो चुके हैं, 2 बजने वाले हैं। मुझे बधाई देने, एक मिनट मैं आपको भी सीधे तरह से उत्तर दे दूं कि भाई मुझे बधाई देने के समय आप कहते हो कि ये मात्र रुझान है, और अब मुझे मनवाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे और 370 पे अलग तरीके से बोल रहे हो। इसलिए मैंने सवाल किया साबरा साहब, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी ने सवाल इसलिए किया क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी ने तो बकायदा सीएम भी तय कर लिया। पास में आप फारूक अब्दुल्ला जी को क्या बोलिएगा, उन्होंने तो सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया।
जी निश्चित तौर पर इन सब के बीच इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट्स को लेकर के हर अपडेट अपने दर्शकों को तक देते रहेंगे, मेहमानों से बातचीत भी करते रहेंगे, बड़ी कवरेज जारी रहेगी। चरणदीप जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, गौरव भाटिया बहुत शुक्रिया जी न्यूज पर आने के लिए।